तो यहाँ पे असेसमेंट जो है वो हमारी खत्म होती है। अब आती है बात रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड्स ईज़ी हैं कि रिकॉर्ड्स हमारे पास कौन-कौन से मेंटेन होने चाहिए उनके बारे में देखना है। तो इसमें कॉमन रिकॉर्ड्स जो हैं वो याद कर लें, बाकी चीज़ें जो हैं आपको मतलब एज़ इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? ये रीड ओनली है। मैं इसको लिख देता हूँ। ये रीड ओनली या रिकॉर्ड्स का मतलब है कि जो ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, प्रोसीजर्स वगैरह हैं, उनका कंटेंट वगैरह रिकॉर्ड करना, कि जो अटैचमेंट्स हैं, जो एनेक्चर्स हैं, रिटर्न, स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट, फॉर्म, रिसीव, एक्नॉलेजमेंट, नोटिफ़िकेशन, ये सब कुछ अपने पास रखना, डाउनलोडेड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिज़िकल फॉर्म में, ये जो है, ये सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड्स में आ रहा होता है। अब रिमेंबर हर टैक्स पेयर जो पाकिस्तान में है, उसको अपने अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्डिंग्स जो हैं, वो रखनी पड़ेगी इस प्रिस्क्राइब फॉर्म में। अगर वो नहीं रखेगा, तो आपको पता अगर आपके पास रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं हैं, तो आपकी ऑडिट और आपकी असेसमेंट और आपकी रीअसेसमेंट वगैरह हो सकती है। अब ये रिमेंबर कमिश्नर जो है वो आपका कोई टैक्स या टैक्स क्लेम नहीं मानेगा अगर आपने उसे कोई रेलेवेंट रिकॉर्ड वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं किए होंगे। या कोई भी अकाउंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपने 6 साल तक क्या करने हैं, अपने पास रखने हैं, जिस साल से रिलेट कर रहे हैं, 6 साल तक आपने अपने पास रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2024 का कोई चीज़ है तो 2020 तक आपके पास होनी चाहिए, या अगर कोई पेंडिंग अथॉरिटी पे आपकी अपील चल रही है, केस चल रहा है, तो जब तक केस का फैसला नहीं आता आपके पास रिकॉर्ड्स जो हैं वो होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी कोई पेंडिंग है, प्रोसीडिंग चल रही है असेसमेंट की, अपील की, रिवीजन की, तो जब तक प्रोसीडिंग का फैसला नहीं आएगा वो रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे जो डिडक्शंस वगैरह कर रहे हैं, उनके तमाम रिकॉर्ड वगैरह होने चाहिए। इसके अलावा कमिश्नर ये कह सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर को मशीनों को इस्तेमाल करें, उसको इंस्टॉल करें और तमाम डाटा वगैरह उसमें आपने इंस्टॉल करना है। तो ये रीड ओनली आपके। अब ये रिकॉर्ड्स कौन-कौन से हैं? ये कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, इसको रट्टा मारना मुश्किल है। आप इनको बस 2 से 3 दफ़ा पढ़ें, कॉमन रिकॉर्ड्स जो है वो याद कर लें। अब देखिए, जो बंदा अपनी इनकम फ्रॉम बिज़नेस कमा रहा है, उसके पास कौन-कौन से रिकॉर्ड होने चाहिए? सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड के मतलब जो उसका अ, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो होना चाहिए। जो उसने परचेजेस की हैं, सेल्स की हैं, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का, जो उसकी कॉस्ट इनकर हो रही है उसके रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर किसी बंदे की बिज़नेस इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके पास सीरियली नंबर्ड इनवॉइसेस का रिकॉर्ड होना चाहिए। डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल, पेमेंट, परचेज़, सिंगल एंड डबल डबल एंट्री, वाउचर्स ऑफ परचेज़ एंड सेल, सारे इसके पास जो हैं वो होने चाहिए। तो इनको आपने अच्छी तरह ना एक काम कीजिएगा, आप इनको 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो कॉमन रिकॉर्ड्स आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगे, जैसे सेल, परचेज़, इनवॉइस हो गई, अ, रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स, रिकॉर्ड ऑफ परचेज़ेज़, एक्सपेंसेस एंट्रीज़, वाउचर से सारा कुछ आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट है, तो वही रिसीट होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ गुड्स जैसे मेंशन हो, कैश बुक होनी चाहिए, डेली बैंक बुक होनी चाहिए, जर्नल लेजर, वाउचर्स ऑफ परचेज़ेज़ वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो इसके पास होने चाहिए। जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑटो अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, इंजीनियर, इनके लिए वो इस देख आप देखिए सीरियल नंबर कैश मेमो हो गया, डेली रिपोर्ट ऑफ रिसीट्स, परचेज एक्सपेंसेस, सिंगल एंट्री अकाउंट के डाटा, हेड ऑफ एक्सपेंसेस सारे मेंटेन होने चाहिए, वाउचर्स ऑफ पेमेंट्स वगैरह, ये सारा कुछ इसके पास जो है वो होना चाहिए। अगर जो बंदा सैलरी पे है, सैलरी वाले के लिए सैलरी सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। जो बंदा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न कर रहा है, टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, टर्मिनेशन एग्रीमेंट, रेंट रिसीव की, अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह पे किए हैं, उनके पेमेंट एविडेंसेस होने चाहिए। अगर कैपिटल गेन डिस्पोज़ ऑफ किया है या कैपिटल गेन में है, तो एक्वायर करने के सबूत आपके पास होने चाहिए। डिस्पोज़ ऑफ करने के सबूत जो हैं, वो भी क्या होने चाहिए, आपके पास मौजूद होने चाहिए। अदर सोर्स है अगर आपके पास तो डिविडेंड वारंट, रॉयल्टी एग्रीमेंट, ये तमाम डॉक्यूमेंट ज़कात वगैरह के आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो ये कॉमन है, आपने इनको बस रीड करना है, बाकी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड है कि हमने रिकॉर्ड कहाँ पे मेंटेन करना है। रिकॉर्ड तो लग गया पता कि ये चीज़ें हैं, लेकिन मेंटेन कहाँ पे करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये रिकॉर्ड है, बट मेंटेन किन-किन जगहों पे करना है, दिस इज़ द क्वेश्चन। जैसे बिज़नेस है, तो इनकम फ्रॉम बिज़नेस के लिए तमाम रिकॉर्ड जो भी है वहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ पे आपके बिज़नेस एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं वहाँ पे। अदर सोर्सेज़ के लिए जहाँ से वो अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ या अदर सोर्स वगैरह अर्न कर रहे हैं, वहाँ पे होना चाहिए।
उसके अलावा टैक्स रिटर्न के ऊपर जो अगर पर्टिकुलरली बता दिया गया कि यहाँ-यहाँ पे आपने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, तो उन जगह पे आपने इसको अपने पास लेके चलना है। तो ये रीड ओनली है, जनरल नॉलेज है, इतना हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद नादरा, नादरा के बारे में जो है, इसको भी आपने ज़रा रीड ओनली करना है कि ये क्या कहता है। नादरा जी कहता है जी नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नादरा जो है ऑन इट्स ओन मोशन मतलब अपने कहे पे या अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड या एफबीआर की एप्लीकेशन पे जो भी उसके पास रिकॉर्ड जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होगी वो बोर्ड के साथ शेयर कर सकता है टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए। नादरा जो है वो लोगों के आपस में रिलेशन जो है वो भी आइडेंटिफाई कर लेता है इनकम की बेसिस के ऊपर, प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस के असेसमेंट वगैरह करवा के वो बता सकता है। बोर्ड जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकती है, पूछ सकती है नादरा से और नादरा भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ये जुरिस्डिक्शन देता है कि वो उनसे ये अमाउंट वगैरह एक्सेस करवा सकते हैं। नादरा के पास अब ये अथॉरिटी है कि वो आपकी इनकम और आपका टैक्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से क्या कर सकता है, कैलकुलेट करवा सकता है। उसके अलावा इनकम और टैक्स लायबिलिटी जो है नादरा जो कैलकुलेट करेगा जिसकी कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या करेंगे, वो इनकम वगैरह सब कुछ जमा करवा करवा के बोर्ड के प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई पर्सन जो है जिसकी लायबिलिटी डिटरमिन की गई है, अगर वो सच लायबिलिटी पे नहीं करता, कि नाज़रा ने आपको कहा था आपने पे नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है और वो एक्शन में वही अमेंडमेंट और फर्दर अमेंडमेंट वगैरह वो बीच में शामिल होती है। तो नादरा जो है ये आपने रीड करना है, इसको ज़रा देख लीजिए।